यूरोप ने पैदा करा था एडोल्फ हिटलर और इसी यूरोप ने पैदा करा था मुसोलिनी। इसी यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर इतनी कत्लो-गारत हुई है, इतना खून बहा है कि इतिहास में कभी इतना खून नहीं बहा। इसी यूरोप से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रूसेड्स निकली हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, फ्रांस में क्या हो रहा है ये सब तो आपको पता ही है। दुनिया भर की 2-3 हजार गाड़ियां जला दी, शोरूम फूंक दिए, सामान लूट लिया, शॉपिंग मॉल्स में लूटपाट हो गई। एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी उनकी, लाइब्रेरी को भी उन्होंने फूंक दिया, जला दिया। अच्छा, जो नाहेल था लड़का, उसका नाम नाहेल था, 17 साल का, उसकी नानी जो है वो अब सामने आई है और उसकी नानी का कहना है कि साहब ऐसा है कि आप मेरे नाती की मौत का फायदा उठा के लूटपाट बंद करें, ये जलाओ घेराओ ये सब बंद करें। तो पहली बात तो मैं इनको बोलना चाहूंगा कि नानी जी आप लेट हो गई हैं, ये आपको एक हफ्ता पहले बोलना चाहिए, तब तो फ्रांस फूंक चुका है, अब बोलने का इसका कोई फायदा इतना है नहीं। लेकिन उसके अलावा ठीक है, उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया, अच्छा मैसेज दिया। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, ऐसी बात है कि ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना दोस्तों फ्रांस में, राइट, इसको सपोर्ट करने वाले भारत में बहुत हैं, खासतौर से वामपंथी और खासतौर से रेडिकल इस्लामिस्ट्स। ये इसको सपोर्ट करते हैं और इनका गठजोड़ आपको दुनिया भर के स्टूडियोज में मिल जाएगा। एक बोलता है, दूसरा कवर फायर देता है, दूसरा बोलता है, पहला कवर फायर देता है, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। और इंग्लैंड में भी यही हुआ, फ्रांस में भी यही हो रहा है और दोस्तों यूएस में भी यही हुआ जब अंतिफा वालों ने ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करा। ब्लैक लाइव्स डू मैटर, इसमें हमें कोई शक नहीं है और हम भी सपोर्ट करते हैं कि हां सब बराबर होने चाहिए। लेकिन कोई चढ़-दौड़े रियासत के ऊपर, कोई चढ़-दौड़े स्टेट के ऊपर बोले मैं सब कुछ फूंक दूंगा, ये कहां का न्याय है। खैर, फ्रांस पे आते हैं वापस दोस्तों। फ्रांस में अब धीरे 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 लोगों को इस चीज की जागरूकता हो रही है। यहां पे 2 पॉइंट बताना चाह रहा हूं। देखिए, यूरोप जो है ना, आज की तारीख में यूरोप की जो दोस्तों इमेज है, एक छवि है, वो क्या है, बड़े सॉफ्ट लोग हैं और बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग हैं और बड़े एक किस्म के लोग जो कि बड़े सिविलाइज्ड किस्म के लोग हैं। देखिए, ये सब जो है ना, ये पिछले 80 साल 70-75 साल का मामला है। अगर आप 80 साल पहले ले जाएं अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो यही यूरोप ने पैदा करा था एडोल्फ हिटलर और इसी यूरोप ने पैदा करा था मुसोलिनी। और इसी यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर इतनी कत्लो-गारत हुई है, इतना खून बहा है कि इतिहास में कभी इतना खून नहीं बहा। इसी यूरोप से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रूसेड्स निकली हैं। तो यूरोप शांतिप्रिय नहीं था, अब शांतिप्रिय हो गया है। लेकिन ये जो इमिग्रेंट्स आए और ये जो आग लगा रहे हैं ना हर जगह, बेल्जियम में भी आग लगाओ, स्विट्जरलैंड में भी आग लगाओ, यूके में लगाओ, फ्रांस में लगाओ, इधर उधर दुनिया भर में, ये उन शक्तियों को दोबारा फूंक दे रहे हैं, दोबारा जान फूंक रहे हैं उन शक्तियों में जिन शक्तियों को यूरोप ने एक बुरे सपने की तरह दबा दिया था। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी शक्ति है, वो जो बुरी शक्ति है, वो जो शैतानी ताकत है, वो है फाशिज्म की। वो फाशिज्म जो एडोल्फ हिटलर प्रैक्टिस करता था, वो फाशिज्म जो इटली का मुसोलिनी प्रैक्टिस करता था। लाखों करोड़ों लोग इन्होंने मार दिए, निपटा दिए, बेघर कर दिए, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क बर्बाद कर दिए फाशिज्म ने। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं फ्रांस में दोस्तों, बड़ी सुनने वाली बात है। फ्रांस में होगा यूं कि साहब, जिसकी गाड़ी जली है, जिसके बीवी बच्चों पर अटैक हुआ, जैसे वो मेयर है जिसके बीवी बच्चों के पीछे दौड़ाया इन लोगों ने और उनको जान से मारने की कोशिश करी, या जिसका शोरूम जल गया, जिसकी दुकान जल गई, जिसका जिंदगी भर की कमाई एक बिजनेस था, आपने बिजनेस फूंक दिया उसका। आपसे मेरी मुराद वो जो राइटर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको ये पता लग जाएगा, या उनके दिमाग में जब किसी को देखिए प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, तब उसको समझ में आता है कि गड़बड़ क्या है। तब वो दूसरे, एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर एक चीज का एक परिप्रेक्ष्य होता है। देखिए, सच और झूठ, गलत और सही की बात ही नहीं कर रहा मैं, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, एक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं। अब देखिए, जिसका सब कुछ लुट गया, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसने उस 17 साल के लड़के नाहेल पे गोली नहीं चलाई थी, उसको पता भी नहीं था नाहेल कौन है, उसको पता भी नहीं क्या हो गया, लेकिन जो दंगाई थे उन्होंने उसकी दुकान फूंक दी। अब ये क्या करेगा, वो कहेगा कि जो फ्रांस की डेमोक्रेसी है ना, इसमें गड़बड़ है। भाई, ये मेरे और मेरे परिवार को ये डेमोक्रेसी, इस टाइप की लिबरल डेमोक्रेसी मुझे नहीं बचा सकती, मुझे बचा ही नहीं सकती है मेरे परिवार को, क्योंकि बचाने में नाकाम रही है। तो मुझे वही फांसीवादी शक्तियों को वोट करना पड़ेगा, वो आए, वही इतने मजबूत हैं, वही इतने कट्टर हैं, वही इतने तगड़े हैं कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे दें। और ये होगा दोस्तों, ये होगा। और ये दुनिया भर में चीजें फैल रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं आज, और आपके इस शो के माध्यम से
मैं आपको एक दो और बातें बताना चाहता हूं। देखिए ना, ऐसा होता है कि जापान है, चाइना अब जापान को धक्का दे रहा है धीरे धीरे। आपको भी पता है, जब से एटम बम गिरा हिरोशिमा नागासाकी में, जापान चुप है। जापान ने बोला हमें फौज नहीं चाहिए। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स से सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए छोटी सी फोर्स बनाई, और उसके बाद जापान ने कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं करी। ठीक है, जापान तकरीबन 78 से लेकर 80 साल हो गए उसको, और चुप है जापान, कुछ नहीं कर रहा। अब चीन उसको धक्का दे रहा है। ये वही जापान है। जापानी कंपनियों के मैं आपको बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि पूरा मामला क्या है दोस्तों। ठीक है, एक कंपनी का आपको उदाहरण देता हूं। आपने मित्सुबिशी का नाम सुना होगा। मित्सुबिशी वो कंपनी है जो वॉशिंग मशीन भी बनाती है, जो माइक्रोवेव भी बनाती है, जो गाड़ियां भी बनाती है, जो हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट भी बनाती है। आपको पता है आज से 85 साल पहले मित्सुबिशी क्या करती थी? मित्सुबिशी बनाती थी जीरो फाइटर्स। जीरो एक फाइटर प्लेन का नाम था, और उसके आगे लगता था बारूद। और जब अमेरिकन जहाज, पानी के जहाज उस फाइटर प्लेन को मार देते थे, या कहीं पे अमेरिकन या एलाइज जिसमें शामिल अंग्रेज, वो उसको मार देते थे और जहाज जलने लग जाता था, तो जापानीज पायलट जीरो जहाज को लेके सुसाइड अटैक में जहाज के, अमेरिकन जो उसके दुश्मन के जहाज थे, उसके अंदर घुस जाते थे कि हम भी मरेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसको कहा जाता था कामेकाजी। कामेकाजी की कहानी मैं आपको किसी और दिन सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये पास्ट रहा है जापान का, कि अपने देश को बचाने के लिए वो लोग, उनको खुदकुशी भी राजी थी, और वो कर चुके हैं। जो सुसाइड बॉम्बिंग्स के बारे में हम सुनते हैं ना, वहां से शुरुआत हुई है कि अपने आप में बारूद बांध के, और अपने जहाज पर बारूद बांध के घुसा दो पानी के जहाज में, पूरा का पूरा जहाज डुबा दो। ये जापानी कर चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। चाइना धक्का दे रहा है जापान को। जापान और हथियार खरीद रहा है। जो मिलिटरिस्टिक पास्ट है, जो सैनिक उसका अतीत है, वो फिर जन्म ले रहा है जापान में। और वही यूरोप में हो रहा है। यूरोप चुपचाप बैठा हुआ था, शांति से बैठा हुआ था, काम धंधे की बात कर रहे थे लोग, ट्रेड की बात कर रहे थे। ये इमिग्रेंट्स आए, कुछ इलीगल कुछ लीगल, इन्होंने धक्का देना शुरू करा यूरोप को। और वही बड़े से पत्थर के नीचे दबी हुई जो शैतानी ताकतें हैं दोस्तों, ये फिर निकल के आएंगी। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आप इस वीडियो को सेव करिए। ये शैतानी ताकत फिर से निकल के आएंगी और यूरोप में आग लगाएंगी, पूरी दुनिया में आग लगाएंगी। क्योंकि ये जो राइटर्स हैं, ये जो दंगाई हैं ना, उनकी इतनी अकल नहीं है, या तो पढ़े लिखे नहीं है, या इनको पता नहीं है कि जो यूरोप का, जो आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है ना इमेज, जो स्क्रीन सेवर है यूरोप का, वेरी पीसफुल, वेरी नाइस, ये बहुत नई नई बात है। यूरोप तो हर समय जमीन रही है खून खराबे की, आज से नहीं, हजारों साल से, इवन बिफोर द रोमन एम्पायर। पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है आपको पता है? 2-3 दिन पहले वहां पे स्वीडन में कुरान जल गई थी, तो पाकिस्तान ने ट्वीट करा और ये सब तमाशा करा पाकिस्तान ने, और बोला कि साहब ये गलत है। ईरान ने कदम उठा लिया। ईरान ने बोला हम स्वीडन में अपना एम्बेसडर भेजेंगे ही नहीं। पर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा? ना, पाकिस्तान अपना एम्बेसडर वहां से वापस नहीं बुला रहा है। क्यों नहीं बुला रहा है पाकिस्तान अपना एम्बेसडर? क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए। पाकिस्तान क्लेम करता है, पाकिस्तान ये दावा करता है कि इस्लामिक दुनिया का लीडर है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। और पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है, या फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहता है अपने आप को। ना वो जमहूरियत है, ना वो इस्लामी है। मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं कि किस काम के तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स, जब वो मोहम्मद साहब की हिफाजत ना कर सके, उनके नाम की हिफाजत ना कर सके, कुरान शरीफ की हिफाजत ना कर सके। आप पाकिस्तानियों ने तो इस्लाम को बेच खाया, और छोटे छोटे पैसों के लिए, इतने इतने से पैसों के लिए, याद है जब बोला था कि प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बने हैं, तो आप लोगों ने लाहौर में आग लगा दी। क्यों? क्योंकि फ्रांस में कार्टून बने थे। अब फ्रांस पे जाके पैसा मांग के आया शहबाज शरीफ। जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ काम करा था, जिन्होंने उनके कार्टून बनाए थे, उन्हीं लोगों से आप लोगों ने पैसा मांग लिया। कम से कम ईरान में इतनी गैरत तो है कि ईरान ने बोला चलिए हमें कदम उठा, चाहे उसके कदम उठाने से किसी को फर्क पड़े ना पड़े, और मैं कहता हूं नहीं पड़ेगा फर्क, लेकिन ईरान ने कुछ करा तो। पाकिस्तान ने क्या करा? मेरा सवाल पाकिस्तान से, क्या आप अपने एम्बेसडर को रिकॉल करेंगे वहां से? क्या आप स्वीडन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ेंगे? और यहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, जिसमें 57 मुसलमान मुल्क हैं, वो क्या चूरन खिला रहा है सबको? देखिए साहब, उसका चूरन ये है कि साहब ये गलत चीज है कुरान जलाना। ये मैं भी कहता हूं कि गलत है, नहीं जलानी चाहिए कुरान शरीफ। किसी की भी धार्मिक ग्रंथ को आप ऐसी बेगुरमती नहीं कर सकते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको नहीं करना चाहिए। ये तो मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन उसके अलावा क्या कहता है?
उसके अलावा इन लोगों का यह कहना है कि जनाब ऐसा है कि ये अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, ये अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, ये अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ओआईसी वाले कह रहे हैं, वो ओआईसी जिसके 57 मेंबर हैं और 57 में से 99% ऐसे हैं जिनमें ना डेमोक्रेसी है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना ह्यूमन राइट्स है। ये दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं, खुद इनके मुल्कों में ये सब नहीं है, राइट। और जो लोग आज रो रहे हैं ना कि कुरान शरीफ के साथ गलत हो गया, जो कि मैं भी कह रहा हूं गलत हो गया, मैं भी कह रहा हूं एज एन इंडियन, मैं कहता हूं गलत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप किस हक से बोल रहे हैं यार कि कुरान शरीफ के साथ गलत हो गया? जब तुर्की में हाया सोफिया जो एक जमाने में चर्च था, उसको एक सुल्तान ने, मेहमद II, उसने उसको बना दिया मस्जिद। कमाल अतातुर्क ने बोला कि नहीं, मस्जिद नहीं बनना चाहिए, इसको म्यूजियम बनाओ। जो कमाल अतातुर्क मॉडर्न टर्की का फादर माना जाता है, उसने बोल दिया बहुत साल पहले, उसने बोल दिया कि नहीं, इसको म्यूजियम बनाओ। एर्दोगान ने उसी म्यूजियम को दोबारा मस्जिद बना दिया उसने, क्योंकि ये अपने आप को लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड और हेड ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, पता नहीं क्या क्या इसके दिमाग में खुजली चलती रहती है एर्दोगान के, उसने साबित कर दिया कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और उसने कर दिया, मस्जिद बना दिया। जब एक गिरजाघर को मस्जिद बनाया गया तुर्की में, तब आपके आंसू नहीं निकले। आज आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं, ये मैं पूछता हूं ओआईसी से। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।